हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। एक बात मैंने बहुत सोच करके ये डिसीज़न लिया है कि अब आपके जो द हिंदी न्यूज़पेपर के डिस्कशंस होते हैं, एडिटोरियल कॉन्सेप्ट टॉक जो होती है, उसके लिए अलग से लेक्चर बनाए जाएंगे। और डेली करंट अफेयर्स के जो एक्सप्लेन चैप्टर्स होते हैं, एक्सप्लेन टॉपिक्स होते हैं, जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, उनके अलग वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो जो वन लाइनर या फास्ट बुलेटिन के रूप में बोल लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट के लिए केवल ज़रूरी होती हैं फैक्ट्स, उनके लिए 5 मिनट्स का वीडियोस हम लोग अलग रखेंगे। अभी 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर के जो आज नहीं मिल पाएगा, कल से हम लोग देखेंगे, और डेली करंट अफेयर्स के जो सेशन चल रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे। तो सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, दोनों को कंबाइन कर देते थे तो कुछ बच्चों को इससे समस्या हो रही थी। तो दोनों के ऑडियंस अलग अलग हैं, तो उन्हें आप देख पाएंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में डेली करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स जो कवर किए गए हैं वो एक्सपोर्ट इंडेक्स 20 के बारे में। ये डिस्कशन मैं लास्ट वीडियो में भी कर चुका हूँ, गुजरात ने जिसमें टॉप किया था। आज इसको कुछ एक्सप्लेन करके देखेंगे कि कौन कौन सा और स्टेट है, कंट्रीज़ हैं जो क्या कहते हैं इस लिस्ट में याद करने लायक है। अंडमानीज ट्राइब्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कल के ही वीडियो में कि अंडमानीज ट्राइब में जो है वल्नरेबल ग्रुप, जिसमें 59 की उनकी पॉपुलेशन थी, जिनमें से 5 लोग जो थे वो कोविड-19 के इन्फेक्शन से ग्रसित हो गए थे। तो आज उन्हीं के बारे में थोड़े से और एक्सप्लेन वे में देखेंगे। एक वोल्बैसिया बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। वोल्बैसिया बैक्टीरिया के बारे में इसलिए डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये एक बैक्टीरिया ऐसा है जिससे डेंगू के ट्रीटमेंट में हेल्प हो रही है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीज़न दिया है कि स्टेट जो है वो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं शेड्यूल्ड क्लास का। तो क्या डिसीज़न था, क्या जजमेंट था, क्यों ऐसा किया गया, इन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी पहली न्यूज़ है जिसे आप एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 कहते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए आई कि अभी हाल ही में जो है नीति आयोग ने, इसके बॉडी याद रखिए किसने अनाउंस किया है, नीति आयोग ने जो है वो एक इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप में, इंस्टीट्यूट का नाम किसका है, कॉम्पिटिटिव रिलीज पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो कॉम्पिटिटिवनेस जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट है, उसके साथ पार्टनरशिप में एक रिपोर्ट जारी करी है और उसका नाम है EPI, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। क्या हुआ है इसमें, आइए देखते हैं। ये किसने रिलीज़ किया है, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, और उसके साथ कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है। दूसरी बात जो है, ये पहली अपने इस तरह की पहली रिपोर्ट है जो क्या कहते हैं इस बात का एग्जामिन करती है, इस बात की जानकारी देती है कि कौन सा स्टेट कितना प्रिपेयर्ड है एक्सपोर्ट्स के लिए, या कुछ उसके पिलर्स रखे गए हैं जिनके आधार पर उनके मेरिट्स उनको डिसाइड करना है, वो फर्स्ट है, सेकेंड है, रैंकिंग देनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स होता है उसका कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है। तो ये पर्पज़ कौन सा है, इसका पर्पज़ ये है कि क्या कहते हैं देखना है, आइडेंटिफाई चैलेंजेस, क्या क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और कैसी अपॉर्चुनिटी है, मतलब हम कितना ग्रो कर सकते हैं अगर हम लोग एक्सपोर्ट को भी एक प्रॉफिट ओरिएंटेशन में रखें। तो इसलिए इस तरीके को अगर हम देखें तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को देखना है। किसके सेगमेंट में, कि जो हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे एक्सपोर्ट को लेकर के, बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए, तो मेन उसका उद्देश्य इतना है। देखो इससे क्या होता है, इंडेक्स को ही देख करके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हमारे मेरिट्स को देख करके, रैंकिंग को देख करके, कौन सा स्टेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये जो इन्हांसमेंट हुआ है ना, ये 4 पिलर पे हुआ है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमारा डिसीजन लिया जाना है किस बेस पे कौन सा स्टेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, वो 4 पिलर रखे गए हैं। नंबर 1 पॉलिसी, उस स्टेट की कैसी पॉलिसी है एक्सपोर्ट को लेकर के। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, मतलब कैसे लोग को हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। प्लस वहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब अगर देखा जाए वो कोस्टल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे हार्बर्स अच्छे से हैं कि नहीं, या लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं तो आसपास के जो लैंडलॉक्ड स्टेट जो हैं उनके आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे अच्छा रिलेशन है कि नहीं, ये चीज़ें एक्सपोर्ट आसानी से हो पाती कि नहीं हो पाती, मार्केट कितनी दूर है ना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, और अभी तक कितना उस स्टेट ने परफॉर्म किया है, इन चारों चीज़ों को देखते हुए एक्सपोर्ट इंडेक्स जो है वो बनाया गया।
क्या क्या बातें इसमें याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि ओवरऑल जो इंडेक्स हुआ है उसमें सबसे अच्छा जो रैंक आया है वो गुजरात का आया है, जिसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। तो फर्स्ट 3 आप याद रखेंगे। सेकंड, जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट्स का मतलब है जैसे कोई मान लीजिए ये स्टेट है तो इसके चारों तरफ स्टेट्स हैं, मतलब ये बीच में लॉक्ड है ना, तो इसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स। कोस्टल किसे बोलते हैं, जिसके बगल में कोस्टल एरियाज होते हैं, ओशियन है। जैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में है, गुजरात भी है, वीसी पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश, या सो ये सब कोस्टल एरियाज़ में आते हैं। तो देखिए ये मैंने मैप भी आपके लिए दे रखा है, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जो तेलंगाना है ये इसकी बात हो रही है। तेलंगाना जैसे मान लीजिए ये लैंडलॉक कंट्री है, मध्य प्रदेश कैसी है, लैंडलॉक कंट्री है ना, इस तरह से हरियाणा कैसी है, लैंडलॉक कंट्री है। बाय द वे यहाँ पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, ये पंजाब भी लैंडलॉक कंट्री में ही आता है क्योंकि उसके बगल जल तो है नहीं। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओवरऑल टॉप गुजरात ने किया है, और जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें क्या किया है, राजस्थान हैज़ टॉप द इंडेक्स। राजस्थान सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है और तेलंगाना और हरियाणा उसके बाद में है, ठीक है। ये तीनों लैंडलॉक कंट्री हैं। और जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो अपर स्टेट्स हैं हिमालय के एरिया में, उसमें उत्तराखंड ने टॉप किया है। उसके बाद जो है त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो दिल्ली ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं मोर डेवलप्ड है, तो दिल्ली जो है उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल टॉप किसने किया, लैंडलॉक कंट्री में, ठीक है ना, और हिमालयन एरिया में। तो ये आपके तीनों स्टेट्स मैंने दिखा दिए थे। अब जो है एक कमेटी है जो वी राम गोपाल राव कमेटी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, मतलब इसको बनाया गया है। क्या है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात है। तो अभी हमें हाल ही में देखा होगा आपने कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 108 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जिन्हें भारत में इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा, इसकी बात की गई है। तो एक कमेटी बनाई गई है 5 मेंबर की जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना, और किसके द्वारा बनाई गई है, चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ के चेयरमैन के द्वारा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है। आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, अगर नहीं आता, अदरवाइज़ आता है तो ज़रूर कमेंट बताइए, फटाफट आंसर कर दीजिए। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कमेटी का, ये क्या करेगी, रिव्यू करेगी, रीडिफाइन करेगी ड्यूटीज़ को, ठीक है ना। जितने भी लेबोरेटरीज़ हैं, लेबोरेटरीज़ का मतलब मान लीजिए जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च ये सब किए जा रहे हैं, डीआरडीओ के जितने भी लेबोरेटरीज़ हैं उनकी ड्यूटी को डिफाइन करेगी, उन्हें रिव्यू करेगी कैसा ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मेन फोकस जो होगा वो इंडिजिनस डेवलपमेंट पे होगा। मैंने आपसे कहा कि इंडिजिनस डेवलपमेंट होगा तो एक्सपोर्ट भी तो होगा उसका। हम लोग क्या कहते हैं, अभी पीएम जी ने हमारे कहा है कि इंडिया कैन बी द हब ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो हेड ऑफ कमेटी जो है वो प्रोफेसर वी राम गोपाल राव हैं, इन्हीं के नाम पे कमेटी बनी हुई है। और ये कौन है, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हैं। इतनी बातें इनफ हैं आपको जानने के लिए, ठीक है। कमेटी किससे रिलेटेड है ये ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, डीआरडीओ के क्या कहते हैं चेयरमैन ने बनाई है, अग्री 5 मेंबर की कमेटी है। एक अगली खबर है, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका था अंडमान और निकोबार के बारे में, ठीक है। वहाँ की एक ट्राइब है जिसको क्या कहते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है। अब उनकी जनसंख्या भी कम है, तो ये बहुत वनरेबल एंड थिंग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अपने देश में मानी जा सकती है, क्योंकि ऐसी जगह पे कोरोना वायरस और पेंडेमिक का फैल जाना जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और वो खुद भी उतने जागरूक नहीं है ना, तो इट इज़ कंडीशन दैट शुड बी कंसर्न्ड एंड मेजर्स शुड बी टेकन इमीडिएटली ना। यहाँ पे बहुत लेट करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर इट कैन बी अ वेरी हार्टनिंग सिचुएशन ना। बाय द वे, ये क्यों न्यूज़ में आया, मैंने आपसे कहा था कि उसकी ट्राइब है जो है उनको क्या कहते हैं कोरोना वायरस हो गया था, इसकी वजह से ये न्यूज़ में थी और ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब वैसे में भी ये इस तरह की अगर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, सो देयर इज़ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। क्या बातें इनके बारे में याद करने लायक है, वो ये है कि जैसे ये ट्राइबल ग्रुप है, देखो पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, आप इसको समझ सकते हैं कि ग्रेट असामीज आर वन ऑफ द ग्रेट अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज आर वन ऑफ द PVTs मतलब केवल अंडमान निकोबार के नहीं है, ऐसे हर जगह जहाँ पे इनका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत छोटी जनसंख्या में रहते हैं ना, इनको हम लोग PVTG के अंतर्गत रखते हैं। तो ये क्या कहते हैं जो अंडमान निकोबार में है वो कुल 5 PVTs रहते हैं, और कुल हमारे यहाँ कितनी PVTG जनजातियां हैं वो 75 जो हैं वो कैटेगराइज की गई हैं। किसने कैटेगराइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्हें बताया है कि इतनी जनजातियां हैं, जिनमें से 5 अंडमान निकोबार में रहती हैं। पहली तो आपने क्या कहते हैं देखा ही, जैसे अंडमानीज,
ठीक है ना। और अदर 4 जो हैं जारवाज हैं, ओंग्स हैं, सोमफेंस हैं एंड नॉर्थ सेंथलीज हैं। आपसे इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, नाम दे देगा कि नॉर्थ सेंथलीज निम्नलिखित में से कहाँ से बिलोंग करती है, तो वहाँ असम दिया होगा, त्रिपुरा दिया होगा, अंडमान निकोबार दिया होगा ना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये 5 जनजातियाँ जो हैं वो PVTG टैग के अंतर्गत होम मिनिस्ट्री ने रखा है और ये अंडमान एंड निकोबार की हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ही कुल 75 जो हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये एक खबर थी जो आपको ध्यान रखना था। चलिए अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस को लेकर के, साइंस में एक डेवलपमेंट है जो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है, वो है एक बैक्टीरिया से रिलेटेड खबर। वो बैक्टीरिया का नाम जो है मैंने आपसे कहा था वुल्वेसिया, उसका बैक्टीरिया का नाम है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है कि रिसर्चर्स जो हैं उसने क्या किया है कि एक मॉस्किटोज़ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें पता लगा है कि ये जो वुल्वेसिया नाम की बैक्टीरिया है, इससे कहीं ना कहीं डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम इज़ एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड नॉन फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव। तो ये जो प्रोग्राम है ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेल्ड किया गया है। क्या खबर है, कैसे ये काम करता है, आइए डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया का जरूर नाम याद रखिएगा, वुल्वेसिया, ठीक है। वुल्वेसिया के बारे में देखिए इंपॉर्टेंट बातें। ये नेचुरल बैक्टीरिया है जो लगभग 60% ऑफ इंसेक्ट्स स्पीसीज इंक्लूडिंग सम मॉस्किटोज, मतलब ये मॉस्किटो में भी पाए जाते हैं कुछ में, और ये लगभग 60% जो है वो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में पाए जाते हैं ये जो बैक्टीरिया है। हाउएवर वुल्वेसिया इज नॉट यूजुअली फाउंड इन एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है ना। एंडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है, ठीक है, आई होप आप जानते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जीका वायरस के लिए, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, येलो फीवर के लिए ना, इनमें नहीं पाया जाता। तो ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है कि वुल्वेसिया इज द बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन 60% ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज इंक्लूडिंग एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मॉस्किटो में पाए जाते हैं बट एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो में नहीं पाया जाता। इट इज़ थिंग टू रिमेंबर। वुल्वेसिया जो है वो एक तरीके से ह्यूमंस के लिए अच्छा है ना, ये क्या कहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसको ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च में रखा गया है। और इसका कुछ मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे उन्होंने ट्रायल किया। तो कुछ साइंटिस्ट जो है ना, कुछ मॉस्किटो को, मतलब ये एंडीज इजिप्टी ही मान लीजिए, कुछ मॉस्किटो को लिया और उन्हें वुल्वेसिया से जो है इन्फेक्ट कर दिया, मतलब उन्हें उनमें में वुल्वेसिया बैक्टीरिया जो है वो डाल दिया और उसके बाद उन्हें सिटी में छोड़ दिया। उसके बाद जब वो ब्रीडिंग करते हैं दूसरे मॉस्किटोज़ के साथ, तो ये पता लगा कि जो मॉस्किटोज़ उनसे उत्पन्न हुए थे ना, वो सबके अंदर वुल्वेसिया बैक्टीरिया पाया गया। तो वुल्वेसिया बैक्टीरिया अगर पाया जाएगा तो दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। तो जो डेंगू इजिप्टी, ये क्या कहते हैं, एंडीज इजिप्टी हैं, अगर इनमें भी वुल्वेसिया का पूरे जगह हर जगह मतलब संचार हो जाएगा, इनमें भी पाया जाने लगेगा, तो ये हार्मफुल नहीं रह जाएगा आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए। तो डेंगू और क्या कहते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ये कंटेन की जा सकती है। तो दिस वाज रिसर्च, ठीक है। वुल्वेसिया बैक्टीरिया के बारे में ध्यान रखिएगा। आप ना भी लिखेंगे, अच्छा है तो आप नोट कर लिया करिए, ना भी लिखेंगे तो जब भी एग्जाम में आएगा तो यू विल रिमेंबर थिंग्स कि हम लोग बात किए हुए थे। एक इंपॉर्टेंट खबर है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व क्लासेस। क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ में इसलिए आई कि अभी एक 5 जज की बेंच बनाई गई सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि जो स्टेट है ना, जो राज्य हैं, वो चाहे तो जो SC ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके ग्रुप में भी अलग कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे मानिए ये पूरे SC हैं, लेकिन अगर स्टेट को लगता है ये ज़्यादा वल्नरेबल है तो इनको अलग किया जा सकता है, इनके लिए अलग प्रोविज़न रखा जा सकता है। अगर उनको लगता है कि इतने लोग जो हैं, मान लीजिए सेकंड सर्कल जो मैंने बना रखा है, इसमें इतने लोग हैं जो बहुत सक्षम हो गए हैं इस वर्ग में, तो इन्हें एक्सक्लूड किया जा सकता है रिजर्वेशन के लिए। तो ये मेथड इसलिए रखा गया ताकि सबको मिल सके। एक्चुअली हुआ क्या कि जब रिजर्वेशन आया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, इट वाज नॉट फॉर गुड, हमेशा के लिए तो था नहीं, यूजुअली 10 ईयर्स के लिए था, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा बन जाने की वजह से लगातार एक्सटेंशन होता रहा। एक बात तो तय थी, सबने ये माना था कि आज नहीं तो कल रिजर्वेशन को ख़त्म करना है, जब सारे लोग लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। बट ये आज तक संभव नहीं हो पाया, वोट बैंकिंग या वोट बैंक पॉलिटिक्स जो भी कारण रहा। तो अभी हाल ही में जब ये कहा गया कि सब कैटेगरी भी स्टेट बना सकते हैं, तो इस पे ये बात खबर न्यूज़ में आई। अब
इसके बारे में क्या क्या ज़रूरी याद करने की बात है। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक 2005 में एक डिसीज़न आया था, ठीक है। उस डिसीज़न में केस जो था वो ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस का नाम था। उसमें एक 5 जज की कमेटी थी जिसने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। एक्चुअली SC ST या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को डिसाइड करने का अधिकार सेंटर के पावर में है। तो इसने 2005 में कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब कैटेगरीज नहीं बना सकती है, ठीक है ना, रिजर्वेशन के सेंस में। वो जो भी होगी सेंटर क्रिएट करेगी। अब लेकिन अभी जो डिसीजन आया 2020 में 5 ही जज की बेंच है और उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट बना सकते हैं इस तरीके से उनको फैसिलिटेट करने के लिए। अब नाउ द प्रॉब्लम इज, कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कत क्या आ गई कि उतने ही इक्वल स्ट्रेंथ की बेंच जो है वो कभी अपने किसी भी प्रीवियस रूल को जो है ओवर रूल नहीं कर सकती। जैसे मैं ये बोलूँ कि अगर 5 जजों की कोई बेंच थी, उसने कोई डिसीजन दिया था, तो उसको अगर पलटना है, बदलना है, तो 5 से ज़्यादा जजेस होने चाहिए, 6 जजेस 7 जजेस होने चाहिए। लेकिन आप 5 जज पे उसे नहीं बदल सकते, इक्वल बेंच। और यहाँ पे वही कहानी हो गई है। इसीलिए ये मामला जो है वो 7 जज की बेंच को रेफर कर दिया गया है, ठीक है। जजमेंट क्या आया था? रिजर्वेशन सिस्टम हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है इससे और इनइक्वालिटी हो गई। जो इक्वालिटी हम प्रमोट करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। विद इन द रिजर्व क्लास, कहते हैं जो रिजर्व क्लास है ना, उसमें भी कास्ट स्ट्रगल हो गया है कि मान लीजिए SC हैं तो उसमें भी कुछ वेल्दी SC हो गए हैं जो फिर से परेशान करते हैं अपने ही कैटेगरी को। कोई भी योजना आती है तो वो ग्रैब कर लेते हैं, लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। कास्ट स्ट्रगल को ये जन्म दे रहा है, ठीक है। और रिजर्वेशन वॉज नॉट ये मैंने अभी बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिजर्वेशन हमेशा ऑल द टाइम रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे इनको इम्प्लीमेंट करना, और सब लोग जब लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएं देन वी एबॉलिश इट, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी जो आपको जानना ज़रूरी था। अभी एक कमीशन है जिसको आप याद रखिएगा, जस्टिस रामचंद्रू राजू कमीशन 1997। इसमें क्या हुआ था कि सब डिवाइडिंग द SCs इनटू 4 ग्रुप्स एंड अपॉर्चुनिटी, इसने डिसीजन दिया था 1997 में कि जो SCs हैं उनको आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और उसी ने ये कहा था कि जो क्रीमी लेयर है शेड्यूल कास्ट, क्रीमी लेयर का मतलब जो अपर क्लास शेड्यूल कास्ट में जो समृद्ध हो चुके हैं, जिन्हें अब योजनाओं की ज़रूरत नहीं है, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक्सक्लूड कर देना चाहिए फ्रॉम एनी रिजर्वेशन बेनिफिट, किसी भी रिजर्वेशन बेनिफिट से। तो ये एक कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। ये थोड़ा बेस ठीक कर रहा है कि मतलब हाँ, सुप्रीम कोर्ट इज़ कंसर्न कि रिजर्वेशन उसी को मिलना चाहिए जो योग्य है। इसी के बेस पर 2020 का डिसीजन है कि इनइक्वालिटी, जब कोई रिजर्वेशन भी एक ही कैटेगरी में इनइक्वालिटी है, तो रिजर्वेशन इसलिए था जो अयोग्य हैं उनको थोड़ा सा योग्य बनाना। तो कह रहे हैं जो अब एक कैटेगरी में योग्य हो चुके हैं उन्हें एक्सक्लूड करिए, अलग से सब कैटेगरी बनाइए और स्टेट उन पर ध्यान दे सकता है। अग्री? तो ये इतनी बात थी ध्यान देने लायक। एक और अभी कल ही की खबर है, शिंजो आबे ने रिज़ाइन कर दिया है। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। जापान से भारत का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है कहा जा सकता है। क्वाड आपने सुना होगा, तो क्वाड भी जापान का ही प्रपोजल था, और मेट्रोज भी हमारे यहाँ जो है बुलेट ट्रेन्स भी जापान के कोऑर्डिनेशन से चल रही थी। मैं अगर समय पाऊँगा तो जापान इंडिया का एक रिलेशन का 5 मिनट का 7 मिनट का वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा, ठीक है। तो शिंजो आबे अभी ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी एक बार ये रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने दोबारा पावर गेन की, मतलब फिर से जब वो स्वस्थ हो गए तो इन्होंने फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। अभी फिर से उसी ग्राउंड पे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब लेट्स सी कि इनके बाद कौन आता है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। जो भी आएगा आई होप कि इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्योंकि एंटी चाइना तो इनका हमेशा इन ब्लड चलता है। तो मैं डिस्कस करूँगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा बना पाऊँगा तो, जापान और इंडिया के रिलेशन पे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मैरिके लुकाश है, ठीक है। ये इमेज बगल में दी गई है। ये डच लेखक हैं, ठीक है। इन्होंने एक कहानी लिखी है, उस कहानी का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये नॉवेल है, ठीक है। और इस नॉवेल के लिए 2020 का इन्हें बुकर प्राइज़ मिला हुआ है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे कम उम्र की लेखिका हैं जो ये पुरस्कार जीती हुई हैं, ठीक है। मतलब इस जो पुरस्कार मिलता है इसमें लगभग $66,000 का पुरस्कार मिलता है, ठीक है। और ये जो सिंपल मान के चलिए कि रिजवेल्ट
ने रिजवेल्ट एक बुक का नाम है, आई एम सॉरी आई एम मिस्टेकिंग ओवर हियर, रिजवेल्ट एक बुक का नाम है, ठीक है ना, तो जिसको इतने का प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। रिजवेल्ट पुस्तक जो है नीदरलैंड में एक बेस्ट सेलर बुक थी 2018 में, राइट। अभी 2020 में जो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती हुई है, दिस इज़ नोन एज डच लेखक हैं मैरिके लूकस। तो आपको दो बातें याद रखनी है, मैरिके लूकस याद रखना है, कहाँ से हैं, डच से हैं, कौन सा पुरस्कार जीती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती हैं। आप इसको स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, ठीक है। ओके, सो आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको न्यूज़पेपर के डिस्कशन अलग रखे जाएंगे। और कुछ बच्चों का बहुत कंसर्न था कि सर हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे करेंट अफेयर्स दीजिए जो एग्जैक्टली फैक्ट बेसिस पे हो और एग्ज़ाम कवरिंग हो। तो आई विल ट्राई माई सेल्फ इफ़ आई फाइंड द टाइम आउट, ठीक है, आउट ऑफ माई शेड्यूल्स, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो भी कर पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे अपडेटेड। अगर आपको करंट अफेयर्स के ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए और अपने दोस्तों में शेयर किया करिए, ठीक है। दिस इज़ ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। तो मैं लगातार आपके लिए वर्क करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए बस आपको इतना करना है, यू हैव टू शेयर इट, ठीक है, ग्रुप में, स्टेटस के माध्यम से, और यू कैन लाइक रिकमेंड समबडी, ठीक है। बस इतना सा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।